नमस्कार विद्यार्थियों। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिनका हम वर्षों से सपने संजो कर रख रहे थे और जिसकी तैयारी भी हमने बहुत अच्छी तरह से की और वो समय आ चुका है और परीक्षा का जो समय है वह आ गया है। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा। क्रिकेट का मैच एक खिलाड़ी जो होता है वह कितना भी अच्छा अभ्यास कर लेता है। जब अभ्यास मैच होते हैं, प्रैक्टिस मैच होते हैं, वहां पर वह कितना भी अच्छा अभ्यास कर ले, कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन जब रियल मैच होता है ग्राउंड में, तब अगर वह अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है तो वह सफल खिलाड़ी नहीं माना जाता है। तो अपन भी जो है वह अपन ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है और अपन मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा और कि ताकि वो चीज जो है वह गलतियां आप जो एग्जाम है और एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर आप नहीं करें, ताकि आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो। ये चीज के लिए जो है अपन आज की क्लास में बात करेंगे कि कुछ बातें हैं कि वो चीज अगर हमारे माइंड में हो तो हम गलतियां कर बैठते हैं। एक तो पूर्व धारणाओं का अभाव होना चाहिए हमारे पास में। अब क्या करें, मतलब अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए हो, आपके सेंटर पे पहुंच गए हो, तो अब हमें क्या करना है। प्रथम प्रश्न पत्र होने के बाद क्या नहीं करना है, हमें कौन सी गलतियां जो हम करते हैं जिसका खामियाजा अगले पेपर में हमें भुगतना होता है, कितने प्रश्नों तक हम हल करें कि हम सेफ जोन में रहेंगे। ये सारी चीजों को अपन फोकस करेंगे कि शुकनास उपदेश में जब चंद्रापीड़ को आपने सुना होगा, शुकनास जो मंत्री हैं वह चंद्रापीड़ को जब समझाते हैं तब सबसे पहले जो सेंटेंस है वह यही कहते हैं कि विदित वेदितव्यम सर्वशास्त्रम अधितम ते। सभी शास्त्रों को यद्यपि तुमने पढ़ लिया है, समस्त तत्वों को आप जानते हो, फिर भी आपके लिए उपदेश का यह उचित समय है, कुछ चीजें हैं वह कहने का यह उचित समय है। इसलिए मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने अनुभव किए हैं, वो आप लोगों से मैं साझा करता हूं। सबसे पहली बात जो है वह पूर्व धारणाओं का अभाव। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम पिछली जो एग्जाम हो चुके हैं उनकी कट ऑफ क्या रही थी ये हमारे दिमाग में लाते हैं कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी, है ना। फिर क्या सोचते हैं कि हमें लास्ट टाइम इतनी कट ऑफ रही है तो हमें इतने नंबर तो लेकर के ही चलना है। हम चीज करते हैं और यही धारणा को लेकर के, यही मेंटेलिटी को लेकर के हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन। तो मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व धारणाओं पर हमें उसको लेकर के ही नहीं जाना। बहुत से बच्चे क्या पूछते हैं, हम मतलब मैसेज या कॉल करके पूछते हैं कि सर आपके कितने आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर, जब भर्ती आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके फर्स्ट पेपर में कितने थे, सेकंड में कितने थे, आपके इंटरव्यू में कितने नंबर आए थे, ये चीजें पूछते हैं। तो और फिर ये पूछने के बाद क्या होता है, वो भी एक मेंटेलिटी बना देते हैं। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मेरे फर्स्ट पेपर में जो आए थे वो 63 नंबर आए थे। आए थे 63 नंबर फर्स्ट पेपर में आए थे। अब मैं किसी को बता दूं मेरे इतने नंबर आए थे तो अपन क्या करते हैं, एक मेंटेलिटी बना लेते हैं, सर के 63 नंबर आए थे तो हमें भी 63 नंबर लेकर के ही, मतलब इससे प्लस ही जाना है। लेकिन एक चीज याद रखना, हो सकता है जो इससे पहले वाली भर्ती हुई उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा निम्न स्तरीय हो सकता है या डाउन हो सकता है, तो इतने नंबर आ गए हों। इस बार का पेपर कैसा आएगा वैसे वो मैं भी नहीं कह सकता हूं, आप लोग भी नहीं कह सकते हो। अब इस हो सकता है इस बार का अगर पेपर थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा हाई है तो ये इतने नंबर लाने की जरूरत आपको फिर नहीं है। लेकिन हम क्या है कि पहले से हमारा तो माइंड सेट ही है कि हम सर के 63 है तो हमारे 63 तो आने ही चाहिए, और इस धारणा के कारण, इस हमारी मेंटेलिटी के कारण क्या करते हैं हम, बस ओएमआर शीट के गोले भरे जाते हैं। नहीं आ रहे क्वेश्चन फिर भी क्या करते हैं, उसके गोलों को भरते जाते हैं और ये करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन सही होते हैं वो भी उसमें से भी फिर माइनस हो जाते हैं। जैसे कि 150 क्वेश्चन आए फर्स्ट पेपर में, आपके कितने क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आए। अब क्या करते हैं 150 में से हमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं वह 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम फैक्ट 125 क्वेश्चन आ रहे हैं और 125 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो पहले से बस हमारे तो इतने से ज्यादा ही लेने, पहले से मेंटेलिटी बना करके चलते हैं और वह कारण जो होता है उस कारण से हम कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं। तो इस चीज का पहले से हमें किसी भी चीज की मेंटेलिटी नहीं बनानी है। पेपर को देखने के बाद
उस चीज का आपको अंदाजा जो है लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। और एक चीज ध्यान रखना, एक सफल अभ्यर्थी, एक सफल तैयारी करने वाला कैंडिडेट वही है जो परीक्षा में बैठा हुआ, परीक्षा पेपर को देने के बाद ही वहां बैठा हुआ कट ऑफ का अंदाजा लगा लेता है। देखिए, आपको एग्जाम देने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे मेरे तो 150 में से 130 क्वेश्चन सही है, तो 25 सही है, लेकिन वो सारे एग्जामों के बाद सब बोलते हैं, है ना, वो चीज है, आपको भी पता है, सब बोलते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, तो ऐसी कोई मेंटेलिटी लेकर के हमें नहीं जानी है। दूसरी बात, पेपर को हमें सोल्व कैसे करना है। देखिए, पेपर को सोल्व करने का, हल करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। हो सकता है मैं जो तरीका आपको बताऊं वो आपको समझ में नहीं आए, या आपको ये लग सकता है कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो बात अपने तो समझ में नहीं आएगी, ये सर बता रहे हैं वो गलत है। लेकिन मैं जो मेरा तरीका था वो आप लोगों से शेयर करता हूं, हो सकता है कि वो तरीका आपको भी सही लगे और इसका बेनिफिट आपको भी आपके एग्जामों में मिले, क्योंकि इस तरीके से मैंने थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट, मतलब 3-4 एग्जाम को क्लियर किया है। और उसको मैं हर पेपर को जब भी आरपीएससी के कंपटीशन के एग्जाम फाइट देता था तो उसको क्या करता था, अपन दो तरीके हैं। एक कोई बच्चा ये करता है कि स्टार्ट से 1 से लगा करके 150 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो, 1 से 150 तक क्वेश्चनों को पढ़ लो। अब 150, 150 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद अगर 120 या 125 क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है, तो हमने सारे क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद हमें 120 या 125 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसका प्राउड फील नहीं होगा, उसके लिए गुड फील नहीं होगा कि इतने नंबर ही मेरे को चाहिए। 120 या 125 तो मैं एकदम परफेक्ट मेरे को आ रहे हैं, और मैं जो 25 नहीं आ रहे हैं उसमें से भी 5, 6, 7 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा और मेरे सही हो जाएंगे। तो मतलब 130 क्वेश्चन के आसपास तो मेरे सही होने वाले ही है। और मतलब 130 क्वेश्चन सही होने का मतलब है 65 नंबर आप ला रहे हो, और 65 नंबर अगर आप ला रहे हो तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं हम, 120 या 125 क्वेश्चन आने का हमें प्राउड फील नहीं होता, हम क्या करते हैं 20 या 25 क्वेश्चन जो हमें आते नहीं है उसकी टेंशन करने लगते हैं, यार वो क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहे, है ना। तो इस देखिए एग्जामिनेशन हॉल है ना, उसका डिप्रेशन बहुत मायने रखता है, ये चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि आप देखा होगा कि 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था तो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो वहां पर बच्चे मैंने बहुत से देखे जो हो सकता है वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, तो वो लोग 12-12 घंटे कंटिन्यू तब बैठे थे लाइब्रेरी में, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और उसका मेन रीजन जो है होता है वो होता है एग्जामिनेशन हॉल का डिप्रेशन। आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो चीज मायने रखती है, उसके साथ में ही ये चीज भी मायने रखती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस पेपर को हल कैसे कर रहे हो, तो सॉल्व कैसे कर रहे हो, ये चीज भी मायने रखती है। इसलिए आपको कहीं भी किसी तरह से भी डरना नहीं है। अगर आप इस पैटर्न से अगर पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेट जैसे 20 या 25 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आपके अंदर एक डर बैठेगा, और उस डर के कारण जो आपको ये क्वेश्चन सही आ रहे थे उसमें भी आप गलतियां कर बैठते हो, और ये जो 125 क्वेश्चन आपको फैक्ट पता था कि इसका तो यही आंसर है ना, वो चीज भी आप गलत कर बैठे। इसलिए जो मेरा तरीका था वो मैं बताता हूं आपको कि मैं क्या करता था, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा मैंने और फर्स्ट क्वेश्चन को अपना 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया, उसका जो आंसर है वह देख सोच लिया और उसको सीधा फिर ओएमआर शीट में भर दिया, पहले का ABC जो भी आंसर है वो भर दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, पूरा अटेंशन उस क्वेश्चन के लिए, और उसका जो आंसर है वो भर दिया। जो नहीं आते उसको स्किप करते चलो, लास्ट में पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उन पे आप फोकस कीजिए कि आपको अब इसके लिए क्या काम करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको लगता है कि हाँ 150 में से इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं सेफ हूं, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं अब मुझे कोई डर नहीं है और मैं डेफिनेट सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, तो फिर उस पेपर और ओएमआर शीट को बंद कर दीजिए और रख दीजिए, ठीक है। तो ये जो मैंने पैटर्न जो बताया शायद ये मेरे को तो सही लगता है,
और इस पैटर्न को मैंने अपनाया भी है, तो काफी कुछ मदद भी मिलती है। तो आप भी इसको अपना सकते हो सकता है मेरा ये पैटर्न गलत हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये सारी चीजें बताने का रीजन यही है कि आप किसी भी पैटर्न से हल कीजिए, आप किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर को हल करो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आते हुए क्वेश्चन जो है वह गलत आपकी गलती से नहीं होने चाहिए। ऐसा बहुत से बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि पढ़ जो रहे हैं वो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जब ओएमआर शीट में भर रहे हैं तब वो दूसरे में भर रहे हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, बहुत सौ के रो, पूरी रो के रो जो होती है वह उसके आंसर भी गलत भर लेते हैं। जैसे 1 से 30 तक एक रो में प्रश्न थे, 1 से 30 तक जो है वह यहां प्रश्न थे, फिर 31 यहां से थे, 31 से 60 यहां था, 61वीं रो। तो इस रो को स्किप करके सीधे इसमें भरना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी रो को वो भर लेते हैं और बाद में पता चलता है। तो ये सारी जब भी ओएमआर शीट को भरो तब पूरे अटेंशन के साथ में भरना है। ये चीज हालांकि ये सारी चीजें आप मैच्योर हो, ये गलतियां नहीं करोगे ऐसा मैं मानता हूं, फिर भी ये इतनी इजी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, जब भी पेपर सोल्व करें तब जब भी आपको पता है संस्कृत की जो कट ऑफ है बहुत हाई रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है वह आपको गलत नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर मेरे को आता था क्वेश्चन और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन याद रखना कि अगर आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको रिजल्ट के वक्त पे भुगतना पड़ेगा, अगर आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत कर रहे हो। क्योंकि 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन तो जो तैयारी करते हैं वो और जो नहीं करते हैं वो दोनों, मतलब जो नहीं करते हैं वो भी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर 100 क्वेश्चन तक तो सही कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत का थोड़ा सा लेवल इतना इजी रहता है, मतलब इतना थोड़ा टफ नहीं रहता है, तो इतने क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। फिर बात करते हैं 110 तक क्वेश्चन है, वह 1 या 2 बार जिन्होंने रिवीजन किया वो कर लेते हैं। जिन्होंने अच्छी तैयारी की है पूर्ण डेडिकेशन के साथ में अगर अपनी तैयारी को किया है तो वो लोग जो हैं वह 125 या 130 क्वेश्चन तक जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे कि बहुत इजी, रुचार्थानम प्रियमाण इत्यनेन विभक्ति भवति, अब ये सूत्र बहुत इजी है और इसको 12वीं लेवल का कोई 12th लेवल का भी बच्चा होगा उसको भी पूछेंगे तो बता देगा कि इसका आंसर क्या है। और अगर आप उस डिप्रेशन के कारण ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हो तो इसका खामियाजा आपको भुगतना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो इजी क्वेश्चन, टफ है उन क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको आप मत कीजिए या उनको छोड़ दीजिए, या कर रहे हो और गलत हो जाए तो कोई इतना उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना है, उतना नुकसान आपको होता भी नहीं है। लेकिन आते हुए क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना होगा और एक बहुत बड़ी दौड़ से आप पीछे हो जाओगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी क्वेश्चन को करें पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा के साथ में उस क्वेश्चन को आपको करना है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ये चीज याद रखना, आधे नंबर के लिए बच्चा जो है वह सिलेक्शन से दूर हो जाता है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, इसलिए हमें एक तो पूर्व धारणाएं जो हैं उन पूर्व धारणाओं के आधार पर पहले कट ऑफ के आधार पर पेपर को सोल्व नहीं करना है। पेपर को सोल्व कैसे करना है ये चीज भी मैंने बता दी। अब हमें क्या करना है, देखिए अब आप आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है वहां पर पहुंच गए हो, नहीं पहुंचे हो तो पहुंच जाओगे, और बस या ट्रेन जैसे भी आप पहुंच रहे हो, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको किताबें नहीं पलटनी, पत्ते नहीं पलटना है। जैसे दर्शन पढ़ लें, ग्रामर पढ़ लें या फिर साहित्य पढ़, नहीं अब नहीं करना है। देखिए आपको इतना समय मिला तब आपने नहीं किया कुछ, तो अब कुछ नहीं होना है ना। इसलिए आपको अब एकदम रिलैक्स होकर के रहना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। और ऐसे कोई इंडेक्स है या फिर ऐसे कुछ नोट्स है जो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज पढ़ लेनी चाहिए और मतलब हमें याद तो है लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कहना चाहूंगा जैसे भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान की जो इंडेक्स है आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, इसके बाद जो वो श्लिष्ट अश्लिष्ट प्रश्लिष्ट, इसमें भाषाओं के जो प्रकार हैं, ऐसी जो इंडेक्स जो आपने बना रखी हैं ऐसी इंडेक्स को आपको पढ़ना चाहिए, न कि पूरा की पूरा आप उसकी सारी जो दर्शन, तो दर्शन को सांख्यकारिकों को स्टार्ट से पढ़ रहे हो, तर्क भाषा पूरी पढ़ रहे हो, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा करोगे तब भी आपको फिर धीरे धीरे
एक तनाव सा महसूस होने, इसलिए आपको अब इन सारी चीजों को रख देना है। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, तो एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त अगर आप किसी होटल में ठहरे हो, तो या कहीं पर भी ठहरे हो, तो हो सकता है आपके साथी भी साथ में हो, तो उनके साथ में कोई चर्चा नहीं करनी है कि मैंने तो 12 घंटे पढ़ी है, मैंने तो इस किताब से पढ़ा है, या मैंने तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, इतने मेरे नंबर आए। अरे इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप अकेले ही रहिए, किसी से, अपने साथ का कोई कैंडिडेट है जो आपका प्रतिस्पर्धी है, उसके साथ में वार्ता ही मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हो सकता है डिप्रेशन में ला सकती है। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो वो उसने 6 महीने स्कूल से छुट्टियां ले रखी हो और कंटिन्यू अनवरत रूप से पढ़ा हो, और वो अगर बोलता है कि मैं तो 6 महीने से 12-12 घंटे पढ़ रहा हूं, स्कूल तो छुट्टियां ले रखी थी मैंने, और आप अगर स्कूल जा रहे हो और 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो आपको एक लोड फील होगा कि यार इसने तो 18 घंटे पढ़ा, तो इसका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, मेरा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहना है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम होने के बाद सबसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आप अगर बात करना ही है, तो अदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पर बात कीजिए। परीक्षा से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड इन विषयों पर आपको बात नहीं करनी है। दूसरी बात, प्रथम प्रश्न पत्र होने के बाद क्या नहीं करना। जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में लगभग 2-2.5 घंटे का गैप मिलता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर होने के बाद क्या करते हैं कि हम सेंटर के बाहर जाकर के किसी चाय की थड़ी पर बैठ जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, हम एक झुंड सा बना लेते हैं, फिर वहां पर अरे पहले का क्या था, उसका क्या था, उसका क्या था, ये कर करके वहीं पर आंसर की बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, वहीं पर हम सोचते हैं कि यहीं पर हमारी आंसर की आरपीएससी तो जारी करेगी, तब करेगी, यहीं पर हम तो आंसर की बना लेंगे। ये करके हम क्या करते हैं कि उस झुंड में हम भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने भी ये चीज फर्स्ट ग्रेड के टाइम पर की थी, और उसका बहुत बड़ा मतलब खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है कि आपका फर्स्ट पेपर हुआ और उस पेपर को आपने हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लिए, तो उस रिस्क लिए हुए क्वेश्चनों को पर भी चर्चा नहीं करनी कि इसका क्या किया था। उस पेपर को जैसे ही आप वहां से निकले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, आपको उसको समेट लेना है, आपका जो भी बैग वगैरह आपका साथ में है या आपके साथ में जो भी है, उसको वो पेपर दे देना है। इसके बाद आपको जो भी नाश्ता वगैरह, कुछ डिनर लंच वगैरह लेना है या ब्रेकफास्ट लेना है, तो आपको ले लेना है। मैं दोनों पेपरों के बीच में ये प्रीफर करूंगा कि आपको जो भी आप खाना वगैरह ले रहे हो, तो आपको लिक्विड फॉर्म में अगर कुछ लेते हो तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, और दोपहर का समय ऐसा होता है कि नींद आने के भी, या जिससे एक आलस्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो लिक्विड फॉर्म में आप जो भी कुछ लेना चाहो ले सकते हो, और उसके बाद वही फ्रेशनेस जो सुबह के पेपर में थी, वही फ्रेशनेस, उतना ही अटेंशन आपको सेकंड पेपर में भी रखना है। क्योंकि ये चीज ध्यान रखना कि बहुत से बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट पेपर में ज्यादा नंबर लाने या सेकंड पेपर में, तो मैं कहूंगा कि दोनों पेपर इक्वल इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर इक्वल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये चीज। दोनों पेपर लगभग वेरिएशन ज्यादा नहीं रहता है। मेरे फर्स्ट पेपर में 63 नंबर आए थे और सेकंड पेपर में 65 नंबर है, तो कितना वेरिएशन है, 2-3 नंबर का वेरिएशन। और जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी आप मार्कशीट देखोगे तो उनके अंदर इतना ही वेरिएशन मिलता है, 2-3 नंबर का ही वेरिएशन मिलता है। इसलिए आपको सेकंड पेपर भी उतने ही तन्मयता के साथ, उतने ही अटेंशन के साथ में देना है जितना कि आपने फर्स्ट पेपर दिया। इसलिए जैसे ही फर्स्ट पेपर हो, इसके बाद आपको एक जगह पर जाकर के बैठ जाना है, और उस फर्स्ट पेपर से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चनों पर चर्चा आपको नहीं करनी है। अगर चर्चा को आप करने लगे, झुंड में शामिल हो गए, तो हो सकता है आपने 10 क्वेश्चनों पर रिस्क लिए। कितने क्वेश्चनों पर रिस्क लिए? 10 क्वेश्चनों पर रिस्क लिए हैं, तो 10 क्वेश्चनों में हो सकता है उसमें से 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए तो आप वहीं पर डिप्रेशन में आ जाओगे। इतनी तैयारी और इतनी रिस्क लेने के बाद भी मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। इसलिए आप तभी, और उस डिप्रेशन का असर जो है वो सेकंड पेपर पर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। इसलिए ये चीज आपको करनी ही नहीं है। आप तो जैसे ही फर्स्ट पेपर हुआ और उस पेपर को आपको साइड में रख लेना है।
फिर शाम को जब घर पे निकलेंगे तब इन सारी चीजों को बात करेंगे। इसके बाद आप और हम किस लिए, इसीलिए तो है ना कि अब आगे क्या करना है, कैसे आप नंबर आएंगे, ये सारी बातें उसके लिए अपन हैं। लेकिन उस टाइम के लिए कुछ समय के लिए आपको उन बातों को छोड़ देना वहां पे। अगली बात करते हैं कि कितने प्रश्न तक हल करें हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें उस पेपर में कितने क्वेश्चन हल करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि आप सभी संस्कृत के स्टूडेंट हो, आपको पता है संस्कृत की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। अब प्रश्न, ये मेंटेलिटी हम पहले से नहीं बना सकते कि हमें कितने क्वेश्चनों को हल करना है, कितने क्वेश्चनों को हल करना है। अभी मैं भी यहां पर कह दूं कि आपको तो 130 क्वेश्चन हल करने हैं, लेकिन क्वेश्चनों का पेपर का लेवल इतना बहुत टफ है, बहुत घुमा फिरा करके क्वेश्चन आए और 100 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं और सिलेक्शन हो जाए, इस तरह का पेपर आ जाता है, तो फिर मैं अभी से बोल दूं कि 130 क्वेश्चन कर लेना और आप मेरी बात में आकर के इतने कर लेते हो, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़े हो, तो आपको आपकी तैयारी के आधार पर आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कितने क्वेश्चनों तक हल करना है। हो सकता है बहुत इजी पेपर आ जाए तो 140 तक भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। इसलिए इस प्रश्न के समाधान में मैं यही कहूंगा कि आपको सेल्फ हो वहां पर, है ना, ये सेल्फ डिसीजन लेना है एग्जामिनेशन हॉल में कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं तो मैं सेफ जोन में हूं। और ये चीज आपको पता ही है, आप एक मैच्योर स्टूडेंट हो कि आपको कितने क्वेश्चन तक आप करोगे तो आप सेफ जोन में होगे। इस चीज का अंदाजा आपको आपकी तैयारी से लग जाता है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद आप इतने नंबर ला रहे हो, तो इस चीज को दूसरे जो स्टूडेंट है वो कितने इससे ज्यादा क्या पढ़े होंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को आपको सेल्फ वहां पर डिसीजन लेना है कि मुझे इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितना की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में, माइनस मार्किंग के चक्कर में बहुत मतलब इंटरव्यू कॉल भी नहीं हो आपका। इस चीज को एक अच्छी तैयारी होने के बाद भी अगर आपका सिक्स सेंस वहां काम नहीं कर रहा है, या फिर क्वेश्चनों को किस हद तक आपको जाकर के हल करना है, कितने क्वेश्चन को आपको वहां सॉल्व आउट करना है, ये चीज का आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ सकते हो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको वहां पर पेपर का जो लेवल है उस लेवल के आधार पर ही आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को मैं मतलब आपसे आशा रखता हूं कि इन सारी चीजों को आप ध्यान रखोगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वह आपके कहीं ना कहीं काम भी आएंगी। अब किसी तरह का भी लोड आपको नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है, आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है। और सारे अभ्यर्थियों में कितना फर्क रहता है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको समय नहीं मिलता है, तो थोड़ी एक या दो बार उनका सिलेबस हुआ होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की हुई होती है, तो उनका सिलेबस भी अच्छे से तैयारी किया हुआ होता है और बहुत अच्छी तरह से रिवीजन भी किया हुआ होता है। ये सारे कैंडिडेट्स में वो जो अंतर होता है और वो सारी चीजें हमें नहीं देखनी है, बस हमें हमें अपना आंकलन करना है कि हमें क्या करना है, हमें बस सिलेक्शन लेना है, हमें एक सीट चाहिए। इसके लिए हम अब इस एग्जामिनेशन हॉल में की तैयारी अब तक हम करते आए हैं। अब अपना जो मैच है, फाइनल मैच है, उस फाइनल मैच में हम कितना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस कर पाए और अपना 100% दे पाए, ये सोच करके जाना है, क्योंकि आपको पता है आपकी तैयारी के पीछे कितने लोगों के सपने जुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि तैयारी जब करते हैं अपन, तब हमारे तैयारी के पीछे समाज, हमारा हमारा परिवार, हमारी नौकरी, इन सारी चीजों को अवॉइड करना होता है, इन सबके साथ में कंप्रोमाइज करना होता है ना। घर के बाहर अगर बैंड बज रहा होता है, किसी की शादी होती है और अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम एक चेयर पर बैठ करके, टेबल कुर्सी पर बैठ करके किताबों में हमारा दिमाग लगाया हुए रहते हैं हम, और ऐसे डेडिकेशन के साथ तैयारी हमने की है तो डेफिनेट सिलेक्शन होगा ही होगा। बस
कुछ चीजें हैं ये जो मैंने बताई, और इसके बाद सारी चीजें आप अनुभवी हैं, उन चीजों को, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। और डेफिनेट सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं वही आएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत डीप में जाकर के अगर बनते हैं और आपको नहीं आते हैं तो आपको इसका अफसोस नहीं करना है, और आपको उसको भी सोल्व करने का, अगर आपको लगता है कि मैं इनको भी थोड़ा सा पूर्व ज्ञान के आधार पर, यहाँ जो हमारी तैयारी है उसके आधार पर मैं सोल्व कर सकता हूं, तो आपको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन हल करने हैं वो मैं फिर से बोल रहा हूं। आपके जो तैयारी है उस तैयारी के आधार पर इस चीज का आपको आइडिया लगाना है कि आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और डेफिनेट आप एक सफल अभ्यर्थी हैं, बहुत अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ में आपने तैयारी की है, तो डेफिनेट ये सारी चीजें आप सेल्फ डिसीजन वहां पर बैठ करके ले लेंगे कि हमें इतनी करनी है। और एग्जाम के बाद आप और हम सब फिर से मिलेंगे, और बहुत उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि जितनी तैयारी आप लोगों ने और हमने मिल करके की है, और ये सारी चीजें जितना एक मैं मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ में था, और उस कारण से हो सकता है मेरा मार्गदर्शन आपका मार्ग प्रशस्त कर सके, और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं। और मेरी और हमारी पूरी टीम की जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ में है कि भगवान आप सभी को सफल करें, और आपकी जितनी मेहनत है और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं जिनके सपने आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारे सपने हकीकत में बदले, ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ और भाग्य दो चीजें हैं। पुरुषार्थ आप सभी ने किया ही है, अब भाग्य की बारी है, तो जो भाग्य है वो हमारे कर्मों पर आधारित है, और वो सारे कर्म हैं अगर साथ देंगे तो डेफिनेट आप सभी का सिलेक्शन होगा। और ऑल द बेस्ट, आप अपना 100% एग्जाम में दें, और इन सारी पूर्व धारणाएं पेपर के बीच में कहीं पर भी कोई लोड नहीं लेना है। और ध्यान रखना, जिंदगी में जीवन है, जीवन में अवसर बहुत मिलेंगे, और उन अवसरों में अगर आप अपने आप को साबित कर देखते हो तो वह पूज्यता है, शिखर है, सम्मान है, उसको प्राप्त कर लेंगे। ये अवसर है, और इस अवसर को आपको जाने नहीं देना है, और इस अवसर में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के माध्यम से उस एक पोस्ट को हमें लेना है। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे। आपके एग्जाम कैसे जाते हैं उसके रिव्यू आप हम तक जरूर पहुंचाएं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे नंबर भी आपके पास हैं, तो उस पर आपके रिव्यू हम तक जरूर पहुंचाएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। क्योंकि आप लोगों की, मतलब आपकी मेहनत हमारी मेहनत, और इसके साथ में अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छी तरह से जाते हैं तो इसकी हमें बहुत अच्छी होती है। क्योंकि एक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, सकारात्मक आता है, तो इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। ठीक है, चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप पूरे तन्मयता के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ अपने पेपर को कीजिएगा। धन्यवाद।